नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम शीट डिस्कस करेंगे वर्क एनर्जी पावर की। ओके, कल अपन ने 13 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। आज हम 14th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 14th क्वेश्चन क्या है? ए लाइट एंड ए हैवी बॉडी हैव इक्वल मोमेंटा विच वन हैज ग्रेटर। देखो, आपके पास दो बॉडी है, दोनों का मोमेंटम सेम है। आप काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हैं? 1/2 mv², और इसे क्या लिख सकते हैं? p²/2m। इफ m इज लाइट देन काइनेटिक एनर्जी विल बी मोर। तो आप कह सकते हैं कि किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? एक लाइट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। कब? जब मोमेंटम सेम होगा, और जब वेलोसिटी सेम होगी तो हैवी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। A bomb of 12 kg exploded into two pieces of masses 4 kg and 8 kg. The velocity of 8 kg mass is 6 meter per second. The kinetic energy of the other mass is. आपके पास एक बॉडी है, वो दो मासेस में ब्रेक हो रही है, राइट? तो ये दो मास में जब ब्रेक होगी तो क्या होगा? एक मास अगर फॉरवर्ड जाएगा तो डेफिनेटली दूसरे को किधर जाना पड़ेगा? बैकवर्ड जाना पड़ेगा। क्यों? ताकि उसका मोमेंटम कांस्टेंट रहे। इसका मतलब मोमेंटम दोनों का सेम होगा। ओके, तो मोमेंटम सेम होगा तो P1 = P2 कितना होगा आपके पास? mv कितना है? 8 × 6 = 48 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्लियर? अब उसने कहा अदर मास की आपको पता करनी है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। मतलब 4 kg की काइनेटिक एनर्जी K2 क्या होगी? m2v2²। आपको पता है m1 v1 सेम है, तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं p²/2m लिख सकते हैं। p कितना है आपके पास? 48 × 48/2m2। m2 कितना है आपके पास? 4। तो ये आपके पास कितना आ गया? 8 6 से कैंसिल हो गया। आपके पास कितना आ जाएगा? इसका रिजल्ट 48 24 288 जूल आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। If the kinetic energy of a body increases by 0.1%, the percentage increase of its momentum. हमने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी क्या है? p²/2m। जब स्मॉल चेंज की बात करते हैं तो उस केस में आप लिख सकते हैं 2 ∂p/p। ∂p/p is 0.1। ओके, सॉरी, ∂k/k = 0.1। तो ∂p/p कितना हो गया? 1/2 ∂k/k। ये आपके पास 0.1 है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 0.05% आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 17 क्वेश्चन। ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए राइफल। इफ द राइफल रिकॉल्स फ्रीली देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द राइफल इज। देखो, ये आपके पास बुलेट का मोमेंटम है, तो बैकवर्ड किसका होगा? राइफल का। दोनों क्या है? सेम, क्योंकि नेट मोमेंटम कंजर्वेशन का एग्जांपल है। नेट मोमेंटम क्या था? इनिशियली 0, तो फाइनल भी क्या होगा? सेम होगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? आप लिख सकते हैं p²/2m। अब जिसका मास ज्यादा है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम, और जिसका कम है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। अब राइफल का मास कंपैरेटिवली बुलेट क्या है? ज्यादा है, तो इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। किसके कंपैरेटिवली? बुलेट की। ओके, नेक्स्ट देखिए 18th नंबर क्वेश्चन। इफ द वाटर फॉल फ्रॉम ए डैम इनटू ए टरबाइन व्हील 19.6 मीटर बिलो द वेलोसिटी ऑफ वाटर एट द टरबाइन इज। सिंपल, v = क्या होता है? √2g। कैसे निकाल लेंगे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी = वर्क डन। काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या है? 1/2 mv², और वर्क डन क्या है? mgh। m से m कैंसिल हो जाएगा, v = 2gh। तो 2 × 9.8 × 19.6 करो, तो 9.8 × 2 कितना हो गया? 19.6, और 19.6 का स्क्वायर क्या हो गया? रूट करेंगे 19.6 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखिए 19th नंबर क्वेश्चन। 19th नंबर क्वेश्चन में देखिए द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 2 kg एंड मोमेंटम ऑफ 2 N/s इज। काफी सिंपल, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? p²/2m।
तो कितना है 2 इंटू टू बाई 2 इंटू टू, तो कितना हो गया 1 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। ए रनिंग मैन हैज हाफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट ऑफ ए बॉय ऑफ हाफ ऑफ हिज मास। आपके पास बॉय का मास दिया है, मैन के मास का हाफ, ओके। और उसने काइनेटिक एनर्जी दी है किसकी, द रनिंग मैन हैज हाफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैन क्या है, हाफ है किसकी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय, ओके। इसका मतलब आप लिख सकते हैं 1/2 m v मैन स्क्वायर 1/2 m बॉय इंटू वी बॉय स्क्वायर। आप लिख सकते हैं m v m स्क्वायर 1/2 m/2 वी बी स्क्वायर। इसका मतलब आपके पास वी बी कितना आ गया 2vm आ जाएगा। मेरी बात क्लियर। अब देखिए आगे कहता है द स्पीड अप द मैन स्पीड्स अप बाय 1 मीटर पर सेकेंड एज टू हैव सेम काइनेटिक एनर्जी सो दैट ऑफ द बॉय। मतलब अब अगले केस में मैन की काइनेटिक एनर्जी बॉय की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। मैन की काइनेटिक एनर्जी कब है ये, जब उसने अपनी स्पीड को 1 से इंक्रीज कर लिया, मतलब उसकी स्पीड vm से बढ़कर क्या होगी vm प्लस 1। y की वही थी जो पहले थी, ओके। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आ गया 1/2 m v m प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 m। मास ऑफ बॉय क्या है, हाफ है मैन का, और वेलोसिटी ऑफ बॉय क्या है, डबल है किसकी, मैन की। तो क्या हो गया 4vm। आपके पास ये कैंसिल हो गया, क्या बचा vm प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2vm स्क्वायर। आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो vm प्लस 1 इक्वल टू √2vm। आपसे पूछा क्या गया है, ओरिजिनल स्पीड ऑफ मैन पूछा है, तो vm क्या हो गया आपके पास 1/√2 माइनस 1। अगर ऐसा आंसर नहीं दिया, दे रखा है, अगर ना दिया होता तो आप इसे √2 प्लस 1 से मल्टीप्लीकेशन करते, तो आपके पास √2 माइनस 1 √2 प्लस 1 1 हो गया, क्योंकि 2 स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, तो क्या आया √2 प्लस 1 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए 21। कह रहा है इफ ए बॉडी लॉसेज हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी ऑन पेंट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर इन ए वुडन ब्लॉक देन हाउ मच विल इट पेंट्रेट मोर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। देखिए आपके पास है कि 3 सेंटीमीटर तक उसकी वेलोसिटी हाफ हो जाती है, तो आप क्या लिख सकते हैं, देखिए वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन रेजिस्टिव वर्क डन लग रहा है, तो क्या हो गया माइनस Fs, F फोर्स है, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है 1/2 m। फाइनल क्या हो गया हाफ हो गया, और इनिशियल क्या था v स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं माइनस Fs1 इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 4। हाफ होगी ना वेलोसिटी s1 डिस्टेंस चलने पर, माइनस वी स्क्वायर। अब देखो वी स्क्वायर बाय 4 माइनस वी स्क्वायर माइनस 3v स्क्वायर बाय 4, और आपके पास ये हो जाएगा -3/8 mv स्क्वायर। Fs की वैल्यू ये आ गई। सेकेंड केस में वो कह रहा है कि -Fs2 इक्वल टू 1/2 m, जीरो रुक गई -v। आपके पास Fs2 क्या आ गया 1/2 mv स्क्वायर। आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे 3/4 इंटू 1/2 mv स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप गौर से देखो इन दोनों से आप लिख सकते हैं Fs1 इक्वल टू 3/4 Fs2, F से F कट गया तो S2 कितना आ गया 4/3 S1 आ जाएगा। अब क्वेश्चन के अंदर S1 आपको दिया है 3 सेंटीमीटर, तो S2 कितना आ गया 4, तो उसको और कितना चलना पड़ा 3 से 4 तक 1 सेंटीमीटर उसे और चलना पड़ा, ओके। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर की।
22 में देखिए, A bomb of mass 9 kg explodes into two pieces of mass 3 kg and 6 kg. The velocity of 3 kg is 1.6 meter per second. The kinetic energy of 6 kg is. देखो आपको एक की वेलोसिटी दी है, दूसरे की काइनेटिक एनर्जी पूछा है। आपको यही क्वेश्चन पहले आ चुका है, तो आपको पता है कि मोमेंटम सेम रहेगा, P1 इक्वल टू P2। 3 kg की वेलोसिटी आपको दी है, कितनी दी है? 1.6। तो ये आपके पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड क्या आ जाएगा? मोमेंटम होगा। अब वो कह रहा है काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? p²/2m होगी। तो p क्या है? 4.8 और m आपको कितना दिया है? 2 × m दिया है आपको 3। ये कैंसिल हो जाएगा 0.8 से, आपने इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, 22 देखिए, आपको दिया है कि कोई बॉम्ब है वो एक्सप्लोडेड हुआ है, उसकी वेलोसिटी एक की दी है, 3 kg वाले की दी है, तो दूसरे की क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी। अब देखो आपको पता है मोमेंटम क्या होगा? एक्सप्लोजन में सेम होगा, बिकॉज इनिशियली रेस्ट में था। तो इस केस में आप क्या लिख सकते हैं? 1.6 × 3 कितना हो गया? 4.8 न्यूटन सेकेंड। अब काइनेटिक एनर्जी पूछी है, लेकिन पूछी किसकी है आपसे? काइनेटिक एनर्जी 6 kg वाले मास की पूछी है, तो p²/2m। p कितना हो गया? 4.8 बाय मास कितना है? 6 kg। ये 0.4 हो गया, ये कितना आ जाएगा? 1.92 जूल आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 23 में देखिए, ए 2 kg ब्लॉक स्लाइड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर विद स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, strike a uncompressed spring and compress it till the block is motionless. The kinetic friction force is 50 Newton and spring constant is 10,000 Newton per meter. The spring compression by, देखिए ये कोई स्प्रिंग था यहाँ, ये इससे कोलाइड होता है, राइट? उस टाइम कितने से कोलाइड करता है? 4 मीटर पर सेकेंड से। इस टाइम इसका फ्रिक्शन कितना है? F = 50 न्यूटन है। तो बताओ कितना कंप्रेस करेगा? मान लो यहाँ तक कंप्रेस करके रुक जाता है, कितना कंप्रेशन होता है? x। तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क किस किस का? स्प्रिंग का वर्क क्या होगा? -1/2 kx²। फ्रिक्शन का क्या होगा? -Fx इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी क्या हुई? -1/2 mv²। आप गौर से देखें तो आप इनकी वैल्यू पुट करोगे, ये आपके पास kx² प्लस fx और -mv² इक्वल टू 0 आ जाएगा। आप सबकी वैल्यू पुट कर, -2fx प्लस 2fx, 2 से मल्टीप्लीकेशन किया, माइनस को मैंने कैंसिल कर दिया। अब आप वैल्यू पुट करेंगे, 10⁴ x² k की वैल्यू प्लस 2 × 15 कितना हो गया? 30x माइनस m आपके पास कितना है? 2 × v² मतलब 16। तो आपके पास आ गया 10⁴ x² प्लस 30x माइनस 48 इक्वल टू 0, 32 इक्वल टू 0। तो आपके पास क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई। x क्या आ गया? -30 प्लस √30 का स्क्वायर प्लस 4 × 32 × 10,000 बाय 2 × 10⁴। ये 30² इसके कंपैरेटिवली नेग्लेक्ट हो जाएगा, आप सीधे लिख सकते हो -30 प्लस ये कितना हो गया? 32 × 4। तो ये आ गया आपके पास 4 का कितना आ गया? 2 और ये कितना आ गया? 4 √2 × 10⁴ बाय 2 × 10⁴। आप सिंप्लीफाई कर लेना, रिजल्ट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, फॉर पार्टिकल गिवन हैव सेम मोमेंटम विच हैज़ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। जिसका मास सबसे कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। मास सबसे कम क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन्स का होता है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए 25 नंबर, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg स्प्लिट इनटू 3 फ्रैगमेंट्स, द वेलोसिटी vj vi, द मास वेलोसिटी ऑफ थर्ड।
आपको पता है ये मोमेंटम कंजर्वेशन का क्वेश्चन है। इनिशियली मोमेंटम इक्वल टू फाइनल, और वो क्या होगी, 0। अब देखो फाइनल मोमेंटम में एक v वेलोसिटी से i कैप में गया है, एक v वेलोसिटी से j में गया है, एक की वेलोसिटी आपको पता करनी। तो आपके पास क्या हो गया, m कैंसिल हो गया, तो v1 वेक्टर आपके पास क्या हो गया, माइनस वी आई कैप प्लस j कैप, ऐसा कोई आंसर आ जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 26 क्वेश्चन। The block of mass m moving on a frictionless horizontal surface collide with the spring of spring constant k and compresses it by L. The maximum momentum of the block after collision is। देखिए आपको मैक्सिमम मोमेंटम पूछा है उसने। मैक्सिमम मोमेंटम क्या होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी के m इंटू मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। वो कब होगी, जब ये कॉलिजन कर रहा था उस टाइम, उसके बाद लगातार वेलोसिटी इसकी डिक्रीज। इस केस में आप लिख सकते हैं कि वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन -1/2 kx² इक्वल टू -1/2 mv²। अब इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, kx² इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम पूछा है तो p²/m लिख सकते हैं। तो p मैक्सिमम आपके पास कितनी हो जाएगी, m के x² का रूट हो जाएगी। तो आपके पास क्या हो गया, x की वैल्यू L दी है, रूट m के, ऐसा कोई आंसर आ जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 27 नंबर, ऐसा हमने क्वेश्चन आपको करवा दिया था, वहाँ चेक करना। नेक्स्ट देखिए 28 क्वेश्चन जो पावर का है। 28 में देखिए, इफ a force F is applied on a body it move with the velocity v, देन द पावर, डायरेक्ट फॉर्मूला है पावर का, क्या था, एफ वी कॉस थीटा होता है, थीटा 0 हो जाएगी, क्योंकि फोर्स के कारण मूव कर रहा है, तो फोर्स के कारण फोर्स की डायरेक्शन में मूव करे। ए मोटरबोट इज ट्रेवलिंग विद ए स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, इफ द फोर्स ऑन इट ड्यू टू वाटर फ्लो इज 500 न्यूटन, देन द पावर ऑफ बोट, वेरी सिंपल, क्या हो जाएगा, एफ वी मतलब 500 इंटू 3, तो कितना हो गया, 1500 वाट हो जाएगा, जिसे 1.5 किलो वाट लिख सकते हैं, क्योंकि 10⁻³ वाट को हम 1 किलो वाट कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, पावर ऑफ वाटर पंप इज 2 किलोवाट, g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन रेज इन 1 मिनट टू द हाइट ऑफ 10 मीटर। देखो आपको पता है पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क बाय टाइम, और इक्वल टू क्या है, ये mgh/t हो। आपके पास m कितना हो गया, pt/mg हो जाए, सॉरी gh हो जाए। आपसे पूछा क्या है, वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम क्या हो गया आपके पास, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, m/ρ लिखेंगे, तो आपके पास pt/ρgh, ऐसा क्वेश्चन हमने किया था कल। तो p कितना है आपके पास, 2 किलोवाट, मतलब 2 × 10⁻³ और टाइम कितना है 60 सेकेंड, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड, बाय 10⁻³ इंटू 10 इंटू कितना हो गया, हाइट कितनी दी है, 10 दी, राइट। 10⁻³ से 3 कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, आपके पास कितना हो गया, 1.2 मीटर क्यूब हो जाए। अब इसको लीटर में बदलना है, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होते हैं, तो 1200 लीटर आपके पास आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। 31 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एन इंजन डेवलप 10 किलोवाट ऑफ पावर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू लिफ्ट द 200 kg टू ए हाइट ऑफ 40 मीटर। देखो आपको पता है पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम होता है, तो टाइम क्या हो गया, वर्क डन बाय पावर हो जाएगी। तो टाइम वर्क डन क्या है, mgh/पावर क्या है, p, तो m आपको गिवन है कितना, 200 kg इंटू 10 इंटू हाइट कितनी है 40, बाय p कितना है आपके पास 10 किलोवाट। तो आपके पास ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया, 8 सेकंड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 32 देखिए, ए कार ऑफ मास m is driven with the acceleration a along a straight level road against a constant external resistive force r, when the velocity of car is v,
द रेट एट विच द इंजन ऑफ द कार इज डूइंग वर्क। देखिए इस पर आगे को फोर्स F लगा है, नीचे को रेजिस्टिव फोर्स, पीछे को R लगा है। ऐसा क्वेश्चन अपन ने कल किया था। ये डेफिनेटली आगे को एक्सेलरेट हो रहा है A से, इसकी वेलोसिटी किसी टाइम V है, तो आप लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू F माइनस R। तो F इक्वल टू क्या हो गया, ma प्लस R। तो आपके पास पावर क्या हो जाएगी, फोर्स इनटू वेलोसिटी, तो ma प्लस R इंटू V आप लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। 33 क्वेश्चन में आपको गिवन है कि इक्वेटर हॉर्स पावर मोटर टर्न्स एट ए स्पीड ऑफ 600 आरपीएम। Assuming 40% efficiency, the work done by the motor in one rotation will be। देखो आपको ओमेगा दे रखा है, ओमेगा कितना दिया है 2 पाई एफ, मतलब 2 पाई इंटू एफ कितना है 600 आरपीएम। आपके पास 20 पाई आ जाएगा, राइट। अब वो कह रहा है कि इसकी एफिशिएंसी दे रखी है आपको, तो इसका मतलब आउट इनपुट बाय आउटपुट इक्वल टू क्या है 40%। इसका मतलब आउटपुट आपके पास क्या है 10p इनपुट बाय 4, तो 10 बाय 4 इंटू 476, 1 हॉर्स पावर का मतलब ये हो। मेरी बात क्लियर। अब वो कह रहा है कि 1 रोटेशन में वर्क डन कितना होगा, तो 1 रोटेशन का टाइम आपके पास कितना हो जाएगा, टाइम इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाय ओमेगा। तो आपके पास कितना आ गया 2 पाई बाय 20 पाई, तो 1 बाय 10 आ जाएगा। ओके, अब देखिए इसने आपको बोला है कि 1 रोटेशन में आपको टाइम पता लग गया है। अब आपका वर्क पूछा है, पावर आपको पता है, ओके, टाइम आपको पता है, वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम होता है। तो आपके पास यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा, निकाल लेना। ओके, नेक्स्ट देखिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। ए फोर्स ऑफ एफ वेक्टर एक्ट्स ऑन ए बॉडी फॉर 4 सेकेंड प्रोड्यूस ए डिस्प्लेसमेंट, सॉरी 34 में एक क्वेश्चन गड़बड़, एक क्वार्टर हॉर्स पावर है, एक क्वार्टर हॉर्स पावर दिया है आपको, मतलब हॉर्स पावर का 1/4, तो वो इसमें 4 कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट देख लेना दोबारा। ओके, नेक्स्ट देखिए इसका 4.76 आ जाएगा, यहाँ से 4.76 बाय 4.76 आ जाएगा, निकाल लेना, हो जाएगा। ओके, मैं दोबारा कर देता हूँ इसको, देखो इस क्वेश्चन को दोबारा कर देता हूँ। 33 में दिया है कि ए क्वार्टर हॉर्स पावर मोटर रन एट ए स्पीड ऑफ 6 आरपीएम, तो ओमेगा निकाल लेंगे, ओमेगा कितना हो गया 20 पाई, या ओमेगा ना भी निकाल लो, सीधा एफ देख सकते हैं, टाइम ही निकालना आपको एक रोटेशन का, इसको सीधा भी देख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी आपको दी है, कितनी दी है 600/60, मतलब 10 आरपीएस हो जाए, तो टाइम पीरियड कितना हो गया 1/f, मतलब 1/10 सेकेंड हो जाएगा। क्लियर। अब उसने आपको बोला है कि 1 क्वार्टर का कोई मोटर है, उसकी अपने दे रखी है 1 क्वार्टर हॉर्स पावर है, P इनपुट क्या है 746/4 वाट है, हॉर्स पावर का हाफ। ओके, तो आपको पता है आउटपुट बाय इनपुट इक्वल टू कितना दिया है 40% दिया है। आप इसको लिख सकते हैं आउटपुट इक्वल टू 4 इंटू P इनपुट बाय 10, और P इनपुट आपके पास ये है, तो कितना हो गया 4/10 इंटू 746/10, तो बाय 4 सॉरी, तो आपके पास 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 74.6 वाट आ जाए। अब पावर आउटपुट आपके पास क्या होती है, वर्क बाय टाइम होता है, तो वर्क डन आपके पास पावर आउटपुट इंटू टाइम हो जाएगी, तो ये 40.6 इंटू 1/10, तो आपके पास 7.46 जूल आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, आपको फोर्स दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, पावर पूछी है। ओके, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिया है,
तो पावर वर्क पूछा है जिसके लिए पावर यूज्ड 4 सेकंड के लिए आपको दे रखा है। देखिए वर्क निकाल करके आप उसका पावर निकाल लो। देखिए हाँ भाई, देखिए 34 में आपको फोर्स दे रखा है F वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। तो वर्क डन कितना हो गया, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट 3 2 6 3 4 12 20, तो ये 38 आ जाएगा। ओके, अब वो कह रहा है 4 सेकंड के लिए है, तो पावर कितनी होगी, वर्क बाय टाइम हो जाएगा 38/4, कितना हो गया ये 9.5 वाट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। एन इलेक्ट्रिक पंप इज यूज्ड टू फिल एन ओवरहेड टैंक ऑफ कैपेसिटी 9 मीटर क्यूब kept at a height 10 meter above the ground if the pump takes 5 minutes to fill the tank by consuming 10 kilowatt power, the efficiency of the pump। देखो इनपुट आपको दे रखा है कितना 10 किलोवाट, आउटपुट आपको पता है क्या होता है mgh/t होता है। m आपको गिवन है, वॉल्यूम दे रखा है तो ρgh/t, तो वाटर के लिए रो कितना होता है 10⁻³ V आपको दिया है 9 मीटर क्यूब, G 10 ले लीजिए और 10 मीटर हाइट पर है, और टाइम आपको दिया है 5 सॉरी, तो ये आपके पास हो गया 80। क्लियर, दोबारा 10 मिनट 5 मिनट दिया है, इनटू क्या हो गया 60, ये आपके पास कैंसिल हो गया, ये 2 से कैंसिल हुआ 3, ये 3, तो आपके पास कितना आ गया 3 किलोवाट आ जाएगा। तो एफिशिएंसी क्या होगी, आउटपुट बाय इनपुट 3/10 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 30% आपके पास इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये था आपका फर्स्ट स्टेज। ओके, नेक्स्ट सेकंड स्टेज की बात करते हैं। हाँ सेकंड स्टेज देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी बॉडी पर बहुत सारे स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम में फोर्स है तो नेट वर्क डन 0 होगा, क्योंकि नेट फोर्स 0 हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट है वेट लिफ्टर लिफ्ट ए वेट ऑफ द ग्राउंड एंड होल्ड इट अप, वो ऊपर वेट उठाता है और ऊपर रोक लेता है। वर्क इज डन इन लिफ्टिंग एज वेल एज इन होल्डिंग, उठाने में भी वर्क होता है और लिफ्टिंग रोकने में भी नहीं है, क्योंकि जब वो रुक जाएगा डिस्प्लेसमेंट 0, वर्क नहीं होगा। नो वर्क इज डन इन बोथ, गलत कह रहा है, लिफ्टिंग में वर्क होगा। वर्क इज डन लिफ्टिंग द वेट बट नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू रन, थर्ड आंसर हो जाएगा। A porter carrying a suitcase on his head moves from rest on a horizontal road to another point and finally is at rest. Then he does 0 work, क्योंकि वेट उसका नीचे को था, मूव हॉरिजॉन्टल हो रहा था, तो वर्क डन 0। दूसरी बात, रेस्ट से चला था, रेस्ट में ही रुका है, तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट देखिए, इन द केस ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ ए बॉडी इफ द टेंजेंशियल फोर्स आल्सो एक्ट्स ऑन द बॉडी इन एडिशनल टू सेंट्रीपिटल फोर्स देन वर्क डन, आपको मैंने बताया था सेंट्रीपिटल के कारण वर्क डन 0 होगा, टेंजेंशियल के कारण होगा। ओके, तो आप कह सकते हो बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0 बट वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स इज नॉट 0, थर्ड आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्स एक्ट्स ऑन बॉडी t1 टाइम डिस्प्लेस d वेक्टर इन विच ऑफ द फ्लोइंग केसेस द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी मस्ट इंक्रीज। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होंगे तो डेफिनेटली क्या है, उस वो एक्सेलरेटेड मोशन होगी और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। 16 क्वेश्चन आप कर चुके हो, कल मैंने बताया था कि अगर उसका 1/n पार्ट नीचे हैंगिंग हो तो वर्क डन mgl/2n² होता है, या n6 दिया है तो 2n² क्या हो गया 72, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इंक्रीजेज इस वर्क इज डन। देखो अगर कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन किया जाए तो उसका वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज का नेगेटिव होता है, मतलब उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। अगर उसके अगेंस्ट वर्क करेंगे तो वर्क खुद नेगेटिव होगा, तो del U इक्वल टू -W, तो W भी नेगेटिव 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 पॉजिटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, थर्ड आंसर होगा। जैसे अब बॉडी को ऊपर ले जाते हैं तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी होता है और उस केस में उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है।
If a person is pushing a box inside a moving train, the work done in the frame of earth will be, where S vector is the displacement of box in the train and S naught is the displacement of the train relative to the ground. मैंने आपको बताया था वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है. जब ग्राउंड के रेस्पेक्ट देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट S प्लस एस नॉट हो जाएगा. तो इसका मतलब वर्क भी क्या होगा, F वेक्टर डॉट S प्लस एस, मतलब थर्ड आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. आपको दिया अंडर एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व विद द प्रॉपर अलजेब्रिक साइन रिप्रेजेंट द वर्क डन बाय द फोर्स. ओके, गलत पूछा है, ये सही स्टेटमेंट है. एरिया अंडर द पीवी ग्राफ इज ऑल्सो वर्क डन इन द केस ऑफ एक्सपेंशन. हाँ सही है. आप गैस के अंदर बात करते हैं तो पावर और प्रेशर और वॉल्यूम का आप ग्राफ देखते हैं. ओके, क्योंकि आपको पता है आप किसका देखते हैं, वर्क डन क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है. फोर्स को आप क्या लिखेंगे, पावर इनटू एरिया, पावर इनटू एरिया, और इसको क्या लिखेंगे, ds. तो ये आपके पास dv हो जाता है, राइट. ए रॉप लैडर with a length L carrying a man with a mass m at its end is attached to the basket of a balloon with a mass capital M. कोई बास्केट है, उसके साथ कोई लैडर है, उस पर एक मैन है जिसका मास बलून का कैपिटल M है और मैन का स्मॉल m है. इस तरह से है, इसका मास m है, इस पर एक मैन है, स्मॉल है. ओके, लैडर. अब वो कह रहा है कि द इंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम इन एयर एज द मैन क्लिम्स अप द लैडर इनटू द बलून डिसेंड बाय ए हाइट h, देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैन. देखो ये L लेंथ था, नीचे से वो चला था, जब इसके ऊपर गया तो ये क्या नीचे आ गया h हाइट, मैन L ऊपर आया तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मैन में क्या हो जाएगा, L माइनस h हो जाएगा. क्या हो जाएगा, m ऊपर गया है, ये L लेंथ ऊपर गया था, लेकिन ये खुद ही h नीचे आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मैन को कितना करना पड़ा ग्राउंड के रेस्पेक्ट L माइनस h हो गया ना. तो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज क्या होता है, mgh, तो mg L माइनस h हो जाएगी. द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बलून h नीचे आया है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, किससे, mgh से. ओके, तो इसका फर्स्ट आ जाएगा, डिक्रीजेज बाय mgh. 12th क्वेश्चन देखिए, इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन द हाइट ऑफ द डैम इज 10 मीटर. हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ वाटर मस्ट फॉल पर सेकेंड ऑन द ब्लेड्स ऑफ ए टर्बाइन इन ऑर्डर टू जनरेट 1 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर. देखिए आपको पावर दे रखी है, पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम होता है, जैसे आप mgh/t लिखते हैं. वो कहता है कि कितने किलोग्राम पर सेकेंड, मतलब m/t की वैल्यू पूछ रहा है, तो m/t इक्वल टू क्या हो गया, p/gh. p क्या है, 1 मेगावाट है, तो 1 मेगावाट को आप क्या लिख सकते हैं, 10⁻6 वाट लिख सकते हैं. h आपको 10 दिया है और g आपके पास 10 है, तो कितना आ गया, 10⁻4 किलोग्राम पर सेकेंड आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट देखिए 13 क्वेश्चन. If we throw a body upward with a velocity 4 meter per second, at what height its kinetic energy reduced to half of initial value. देखो काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस कहाँ हो जाएगी, हाफ इनिशियल की. तो आपको पता है ऊपर जाने पर वर्क डन माइनस mgh होगा. काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या हो गया, u/हाफ हो गया, किसी हाइट पर इनिशियली क्या था, u था, m से m कैंसिल हो गया, -2gh, उसने हाइट ही पूछी है आपसे, इक्वल टू u²/4 माइनस u², तो -3u²/4. आप इसको उधर लेकर जाओगे तो h इक्वल टू 3u²/8g हो जाएगा. अब वैल्यू रख देंगे, u की वैल्यू आपको 4 दी है, 3 × 4 × 4 बाय 8 × 10, तो ये आपके पास 2 से कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा, 0.6 मीटर हो जाएगा. ऐसा कोई आंसर नहीं दिया, दोबारा देख लीजिए. A body, if we throw a body upward with a velocity 4 meter per second square, at what height does its kinetic energy, sorry, हमने velocity हाफ कर दिया, kinetic energy रिड्यूस होगी हाफ, तो इसका मतलब लॉस कितना हो जाएगा, उसका हाफ जितना ही लॉस हो जाएगा, है ना. मतलब माइनस के इनिशियल बाय 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसे आप लिख सकते हैं 1/4 mv², तो m से m कैंसिल हो गया, तो
H इक्वल टू क्या हो गया वी स्क्वायर बाई 4g। वी आपको कितना दिया 4 इंटू 4 बाई 4 इंटू 10, तो आपके पास कितना आ गया। काइनेटिक एनर्जी हाफ रिड्यूस हुई है, तो इनिशियली के आई थी तो फाइनल के आई बाई 2 होगी, तो चेंज क्या हो गया माइनस के आई बाई 2 हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखिए, ए बॉडी ऑफ मास 1 kg थ्रो अपवर्ड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, इट मोमेंटरली कम्स टू रेस्ट आफ्टर अटेंडिंग ए हाइट 18 मीटर, हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। तो वर्क डन पूछा है एयर फ्रिक्शन का, तो आप निकाल सकते हो। देखिए आपने पढ़ा था कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता, सॉरी वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ऊपर जाने पर काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है, और कितना होता है -1/2 mv² होता है, और पोटेंशियल एनर्जी गेन होती है कितनी mgh। आपको वैल्यू दे रखी है 1 kg, हाइट दे रखी है, रिजल्ट निकाल लेना आपके पास आ जाएगा इसका। ओके इफ द यूनिट ऑफ फोर्स एंड लेंथ ईच बी इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स द यूनिट ऑफ एनर्जी, आपको पता है एनर्जी का यूनिट क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर होता है, तो ये भी 4 टाइम बढ़ जाएगा, ये भी 4 टाइम, तो जूल कितना इंक्रीज हो जाएगा 16 टाइम्स हो जाएगा। A body of mass 10 kg at rest is acted upon simultaneously two forces 4 Newton and 3 Newton at the right angle to each other. The kinetic energy of the body at the end of 10 second is, देखो आपके पास बॉडी पर दो फोर्स है, इधर को 4 न्यूटन है, इधर को 3 न्यूटन, बॉडी जाएगी किधर, जिधर रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट कितना होगा 5 न्यूटन, तो बॉडी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगी, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा फोर्स बाय मास ना, नेट फोर्स क्या होगा रिजल्टेंट मिड पर ही होगा कहीं, तो 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बॉडी का 1/2, या 10 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी बॉडी की, 10 सेकंड बाद पूछी है, तो वेलोसिटी क्या होगी 80, तो 1/2 इंटू 10 मतलब 5, तो आपके पास वर्क डन क्या हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन पूछा है, काइनेटिक एनर्जी ही पूछी है उसने, तो 1/2 इंटू 10 इंटू 25, 5 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 125 जूल आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, आपको दिया है कि बॉडी ऑफ मास 5 kg इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड कैन मूव ओनली ऑन एक्स एक्सिस, ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग इन इट इन डायरेक्शन मेकिंग an angle of 60 degree with the x-axis and displacement along x-axis is 4 meter. The work done by the force is, आपको फोर्स दिया है 60 डिग्री पर, सिंपल आ जाएगा वर्क डन इक्वल टू Fs cos थीटा हो जाएगा, 10 इंटू 4 इंटू cos 61/2 20 जूल आ जाएगी। 18 क्वेश्चन देखिए, A family used 8 kilowatt of power direct solar energy incidence on the surface and average rate, आपको इंटेंसिटी दे रखी है और वो कितनी दी है 200 वाट पर मीटर स्क्वायर, पावर नहीं दी। If the 20% of this energy can be converted to useful electrical energy, how large an area is needed to supply the 8 kilowatt? आपको 8 किलोवाट चाहिए थी, आपको पता है आउटपुट बाय इनपुट कितना होता है, कितना है 20% है, तो आपको इनपुट जो चाहिए वो 5 टाइम्स होगा किसका आउटपुट का, आउटपुट आपको 8 चाहिए तो कितना हो गया 40 किलोवाट हो, राइट। आप लिख सकते हैं 40 इंटू 10⁻³ वाट चाहिए, आई को आप क्या लिखते हैं P/A लिखते हैं, तो आपके पास एरिया कितना हो गया पावर बाय इंटेंसिटी, तो 40 इंटू 10⁻³/200, तो आपके पास लगभग ये रिजल्ट कितना आ जाएगा, ये आपके पास ये आ गया 2 0 से 0, ये 210, तो 200 मीटर स्क्वायर, ऐसा कोई आंसर, हाँ सॉरी आ रहा है, इसका आंसर आ जाएगा 4th। नेक्स्ट देखिए 19 क्वेश्चन में आपको फोर्स दिया है, वर्क डन पूछा है, एनर्जी गेन्ड बाय द पार्टिकल मतलब वर्क डन पूछा है। 19 क्वेश्चन आप सिंपल निकाल सकते हैं, वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन F dx, आपको K की वैल्यू नहीं दी तो K x dx कहाँ से लेकर 0 से लेकर 3 तक, ओके,
तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 4.5 K आ जाएगा। टू स्प्रिंग आइडेंटिकल ए इज हार्डर देन बी, मतलब ए का K ज़्यादा है बी से। WA/WB represent the work done when the spring are stretched through the same distance. WA dash or WB dash are the work done when these are stretched by the equal force, then which of the flow? देखो जब सेम डिस्टेंस से खींचा है तो वर्क डन क्या होगा 1/2kx²। तो उस केस में वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, तो WA विल बी ग्रेटर देन WB। लेकिन जब आपको फोर्स सेम दिया है तो अभी पढ़ा था आपने 4²/2K होगा, तो W इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू K हो जाएगा। अब जिसका K कम है उसका वर्क ज़्यादा होगा, तो WA का वर्क कम होगा, WB ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा कोई आंसर आ जाएगा सेकंड आंसर। नेक्स्ट देखिए 21 ए पर्सन ऑफ मास 40 kg ईट्स bananas of 980 calorie if the energy is used up to lift him from the ground the height to which he can climb up। देखिए अब उसने 42 kg बनाना मैन 42 kg का है, 980 कैलोरी उसने बनाना से ली है, तो इसका मतलब जो उसको एनर्जी मिली है वही उसका वर्क डन होगा। तो वर्क डन क्या होगा उसका mgh, एनर्जी उसको कितनी मिली है 980 कैलोरी मिली। आपको पता है 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल होता है, तो इनटू अपन ने क्या कर दिया 4.2, क्योंकि इधर से जूल मिलेगा, ये कैलोरी था। तो आपके पास H कितना हो गया 980 इंटू 4.2/GH। 980 दिया है तो G की वैल्यू 9.8 ले लीजिए, और आपको M मास उसने 42 kg दिया है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास कैंसिल हो गया, तो आपके पास कितना आ गया 10 मीटर आ जाएगा। अब कह सकते हैं वो इससे 10 मीटर हाइट तक ऊपर जा सकता है। ओके, नेक्स्ट देखिए ए बर्ड फ्लाइंग बर्ड पोसेस बोथ एनर्जी, उसके पास काइनेटिक भी होती है और पोटेंशियल भी होती है, क्योंकि उसकी पोजीशन भी लगातार चेंज हो रही है, अप और डाउन हो रही है। ओके, नेक्स्ट देखिए इन ए टंग ऑफ वार बोथ द टीम्स ए एंड बी रिमेन इक्वल, वर्क डन बाय ए इज पॉजिटिव, वर्क डन बाय बी इज पॉजिटिव, वर्क डन बाय बोथ द टीम्स इज नेगेटिव, वर्क डन बाय बोथ द टीम इज ज़ीरो। देखो अगर वो एक दूसरे को रोके हुए हैं तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो उस केस में वहाँ कोई वर्क नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 24 ए बॉय 50 kg finished long jump at a distance 8 meter considering that he moved along a parabolic path, his angle of jump was 45 degree, his initial kinetic energy is। कुछ नहीं है, प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है, रेंज दे रखी है u²/g होती है, तो u² आपके पास क्या हो गया rg, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 1/2 mu², तो आप लिख सकते हैं mrg/2। तो आपके पास क्या दिया है m मास दिया है कितना 50, r 8 दिया है, g को 9.8 ले लीजिए, ये आपके पास 2 हो गया, ये 4, ये आपके पास 20 इंटू 98 सॉरी, तो आपके पास ये कितना हो गया 960 जूल हो जाए, 1960 जूल होगा, फोर्थ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 28 क्वेश्चन देखिए ए हैवी वेट इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग, ए पर्सन रेज द वेट टिल द स्प्रिंग बिकम स्लैक, द वर्क डन बाय हिम इज W, द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्ट्रेच स्प्रिंग इज E, व्हाट विल बी द गेन इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो जो उसमें एनर्जी स्टोर्ड है वो क्या होगी, देखिए ये कोई स्प्रिंग था, इससे कोई हैवी वेट सस्पेंड किया है, द पर्सन रेज द वेट टिल द स्प्रिंग बिकम स्लैक, द वर्क डन बाय हिम इज W, मतलब उस वेट को लगाने में वर्क डन W हुआ है, राइट। द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्ट्रेच स्प्रिंग वाज E, एनर्जी उसके अंदर E स्टोर होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी में गेन कितना होगा। देखो आप कह सकते हैं कि वर्क डन बाय मैन, वर्क डन बाय स्प्रिंग और वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू क्या होगा 0, तो आप लिख सकते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो गया माइनस वर्क डन बाय मैन प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग, जो स्प्रिंग का वर्क डन है वो क्या होगा स्टोर्ड एनर्जी हो जाएगा। ओके, तो उस केस में आपके पास क्या हो गया W + E हो जाएगा।
और यही क्या होगा, गेन इन पोटेंशियल, इसका नेगेटिव क्या होगा, गेन हो जाएगा। तो वो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस वर्क डन, तो ये क्या हो गया प्लस डब्ल्यू प्लस ई हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, ए ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड डाउन द सरफेस ऑफ ए बॉल ऑफ रेडियस r, इट्स रिम टू द बॉटम, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट द बॉटम। जब वो स्लाइड करके आएगा तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इस तरह से इस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग आएगा, तो इसमें उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आपके पास r होगा जो उसकी रेडियस के इक्वल हो। यहां से जब स्लाइड करके आएगा तो ये क्या है, r डिस्प्लेसमेंट आया, वर्क डन तो mgr हो जाएगा। इन विच ऑफ द फ्लोइंग केसेस द वर्क डन इंक्रीजेस द पोटेंशियल एनर्जी, कब इंक्रीज होती है, जब कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि ये डिफाइन केवल कंजर्वेटिव फोर्स में होती है। ओके, इफ v इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी of the body dropped from the top of a tower when it is located at a height h, then which of the following remain constant। तो उस केस में टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। टोटल एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv² बाई 2 प्लस mgh, तो उसकी वैल्यू m वैसे कांस्टेंट है। सेकंड आंसर है, वन मैन टेक्स 1 मिनट टू रेज ए बॉक्स टू ए हाइट ऑफ 1 मीटर, another man takes it 1/2 मिनट टू डू सो, द एनर्जी ऑफ टू, एनर्जी mgh के बराबर होगी, दोनों की सेम रहेगी। 30 नंबर देखिए, ए बॉडी मूविंग विद द वेलोसिटी v हैज ए मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी न्यूमेरिकली इक्वल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द v। देखो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम न्यूमेरिकली इक्वल है, तो 1/2 mv² इक्वल टू mv, तो m से m कट गया, v से v कट गया, तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। 31 आप कर चुके हो, वैसा ही है, आपके पास फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा, r की जगह आपने अभी आगे क्वेश्चन किया था, ये F है, ये पीछे को फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। ओके, तो इसका m a प्लस म्यूजी इंटू ए टी टाइम बाद उसका वेलोसिटी देख लेंगे। नेक्स्ट देखिए, आपको एक सेंट्रीपिटल फोर्स दिया है और पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल बाय फोर्स एक्टिंग ऑन इट आपसे पूछा है। देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, v² बाई आर इक्वल टू k² RT² है, तो इसका मतलब v² आपके पास k² R² T², तो वेलोसिटी क्या है kRT, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा dv बाई dt हो जाएगा, जो क्या होगा kr होगा, तो पावर टेंजेंशियल की ही होगी और किसी की नहीं होगी। तो आप लिख सकते हैं m इंटू KR, तो आपके पास पावर क्या हो जाएगा mk² R² इंटू टी हो जाएगा। क्लियर। 32 के बाद देखिए 33, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कंजर्वेटिव सिस्टम इज इतना, देन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी। देखो आपको पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है, तो फोर्स क्या होता है -du बाय dx, और वो कितना हो गया -2x - 3 इक्वल टू 0, क्योंकि इक्विलिब्रियम में फोर्स 0 हो जाता है, x की वैल्यू 1.5 हो जाएगी। An engine pumps water through a hose pipe. Water passes through the pipe and leaves it with the velocity 2 meter per second. The mass per unit length of the water is in the pipe is per unit length 100 kilogram per meter. Then power of the engine. मैंने आपको बताया था जब पर यूनिट लेंथ दिया हो, नॉर्मली अपन पावर के लिए क्या देखते हैं, नॉर्मली हम यहाँ से पावर को एक्सप्लेन करें अगर पूरे को, मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था। अब पावर को क्या लेंगे FV लेंगे, और V को आप क्या लिखते हैं, सॉरी फोर्स को आप क्या लिखते हैं, फोर्स को हम लिखते हैं V dm बाई dt इंटू V। तो आप इसे लिख सकते हैं v² dm बाई dx इंटू dx बाई dt, आप इसे वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास यूनिट लेंथ का मास हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला बनता है। V आपके पास 2 है, वो 100 है, तो 800 वाट आ जाएगा। When a constant force is applied to a body moving with a constant acceleration, power does not remain constant. The power to be constant, the force to be constant, the force has to vary with the speed as follow. वो कह रहा है स्पीड अगर पावर कांस्टेंट हो तो फोर्स कैसे होगा। देखो उस केस में PV इक्वल टू कांस्टेंट होगा, तो सॉरी FV इक्वल टू कांस्टेंट होगा, तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 36,
When a constant force is applied to a body moving with a constant acceleration, power does not, 36 देखिए, a bolt of mass 0.3 kg falls from the ceiling of an elevator moving down with a uniform speed of 7 meter per second. It hit the floor of the elevator जिसकी length 3 meter है. It does not rebound. What is the heat produced by the impact? देखो, इम्पैक्ट के कारण आपको हीट पूछी है कितनी होगी. जब ये उससे हिट करेगा उस केस में इसकी सबसे पहले बात करें, ये एलिवेटर है जिसमें ये v वेलोसिटी से यहाँ से ये नीचे हिट करेगा और इसकी हाइट आपको दे रखी है 3 मीटर. g के बारे में कुछ नहीं बोला, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना होगा देखिए. मैं साइन नहीं ले रहा. m आपको कितना दिया, 0.3 इंटू h आपको कितना दिया है 7, g की वैल्यू 9.8 इंटू 7, तो ये आपके अप्रॉक्सीमेट 10 ले लीजिए. आपके पास डेल u इक्वल टू क्या हो गया, 21 जूल हो जाएगा. ओके, अब वो कह रहा है कि ये 3 मीटर है, गलत ले, ये 9.8 लीजिए. आपके पास कितना हो गया, 339 9 इतनी जूल इसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा और यही सारी की सारी क्या हो जाएगी, उसकी हीट में प्रोड्यूस हो जाएगी. ओके, 37 देखिए, ए बॉडी ऑफ मास m इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h एंड सैंड फ्लोर. इफ द बॉडी पेंट्रेट x सेंटीमीटर इनटू द सैंड, द एवरेज रेजिस्टिव ऑफर्ड बाय द सैंड इज. देखो, यहाँ से इसको ड्रॉप किया है, ये यहाँ तक गई, ये h हाइट से ड्रॉप किया था, x डिस्टेंस तक गई, तो यहाँ से यहाँ रेस्ट में थी और रेस्ट में ही आ गई है, तो वर्क डन इक्वल टू 0 हो जाए. तो वर्क डन किसका होगा, ग्रेविटी का प्लस सैंड का जो भी रेजिस्टिव फोर्स होगा इक्वल टू 0. तो वर्क डन ग्रेविटी क्या हुआ आपके पास, mgh प्लस x हो जाएगा, और रेजिस्टिव फोर्स का माइनस fx इक्वल टू 0. तो f इक्वल टू mg 1 प्लस h बाई x हो जाएगा. इसका सेकेंड आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट देखिए 38 क्वेश्चन. टू अनइक्वल मासेस A एंड B मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन आर ब्रॉट टू रेस्ट आर इक्वल रिटार्डिंग फोर्स. A moves twice at the time as B but goes only 1/3 of the distance covered by B before coming to rest. The ratio of their velocity. सिंपल काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, कर लेना इसको. ओके, toy gun use a spring of force constant K when the charge before being triggered in the upward direction. The spring is compressed by x distance. The mass of shoot is m. On being triggered it will go up to a height. देखिए, जो स्प्रिंग एनर्जी थी 1/2 kx² वो mgh के इक्वल हो जाएगी, जिससे आपके पास h इक्वल टू kx²/2 mg आ जाएगी. A vehicle of mass m is moving on a rough horizontal road with momentum p. If the coefficient of friction between the tires and the road is mu, then the stopping distance क्या होगा. देखो, आपको पता है स्टॉप, ये भी क्वेश्चन पीछे का है. स्टॉपिंग डिस्टेंस आपने पढ़ा था, s इक्वल टू क्या पढ़ा था, u²/2s पढ़ा था. s इक्वल टू आप पढ़ते हैं क्या, u²/2s, जिसे आप m² u²/2 m²s लिख सकते हैं. ये p हो जाएगा, तो p² ये a, p² 2 m²a. a को क्या लिखेंगे, म्यू जी लिखेंगे. ओके, क्योंकि रिटार्डिंग एक्सेलरेशन यहाँ क्या हो जाएगा, म्यू जी हो जाएगा. A pump of motor is deliver water to a certain rate from a given pipe to obtain twice as much water from the same pipe. Power of the motor has to be increased. देखो, किसी से पावर पूछी है उसने, पावर क्या थी, अभी आपने पढ़ा था, एक सर्टेन रेट की बात कर रहा है. उस केस में आपके पास पावर का फॉर्मूला अभी आया था, v³ था, और v³ था, तो आप उस केस में अगर उसकी स्पीड को ट्वाइस करोगे
तो उस केस में आपके पास क्या आ जाएगा, पावर उसका 8 टाइम्स हो जाएगा। ओके, इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन ए बॉडी हैज, स्टेबल में आपको पता है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है। A particle of mass m rest acted force p for a time t, its kinetic energy after a time interval। फोर्स p है तो एक्सेलरेशन p by m हो जाएगा, और उसके बाद उसने काइनेटिक एनर्जी पूछी है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपके पास, v इक्वल टू पी टी बाई एम हो जाएगा, 1/2 mv² आप पुट कर सकते हैं। ओके, 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्क डन बाय वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम होती है। फर्स्ट आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव पूछा है, इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव होता है, ग्रेविटेशनल कंजर्वेटिव होता है, स्प्रिंग कंजर्वेटिव होता है, और विस्कोस नॉन कंजर्वेटिव। ऑल रेजिस्टिव फोर्स आर नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। 46 कहते हैं, पर्सन होल्ड ए बग ऑफ वेट 60 न्यूटन, ही वॉक्स 7 मीटर अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल पाथ, तो वर्क डन 0 होगा। देन क्लाइम्स अप ए वर्टिकल डिस्टेंस 5 मीटर, तो वर्क डन mgh हो जाएगा। ओके, m आपके पास 60 है, g 10 ले लीजिए, h आपको 5 दिया है तो 300 आ जाएगा। वर्क डन इन टाइम t ऑन ए बॉडी ऑफ मास m विच इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम द रेस्ट टू ए स्पीड v इन टाइम t1 एज द फंक्शन ऑफ t। देखो t1 टाइम में उसकी स्पीड v होती है, तो v इक्वल टू क्या हो गया, a t1, इसका मतलब a आ जाएगा v बाई टी। अब वो कह रहा है कि टी टाइम में इसकी वर्क डन कितना होगा, तो टी टाइम के लिए नई वेलोसिटी क्या आ गई आपके पास, 80 आप लिख सकते हैं vt बाई टी, और वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी mv1², तो इसका क्या आ जाएगा, mv² t² बाई t1² आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 48 हम कल करा चुके हैं आपको, 49 भी आपको कल कराया है, उसमें वैल्यू पुट करनी है, रिजल्ट आ जाएगा। 50 आपको बताया था, वर्क डन कंप्लीट साइकिल में क्या होगा, 0, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, तो कंप्लीट साइकिल में अगर बात करें तो वहाँ फोर्स भी सेंट्रीपिटल और डिस्प्लेसमेंट भी 0 हो जाएगी। ए मैन पुल्स ए बकेट फुल ऑफ वाटर फ्रॉम ए हाइट h मीटर डीप वेल, इफ द मास ऑफ रोप इज m, द मास ऑफ बकेट इज फुल वाटर इज m, देन द वर्क डन। देखो बकेट को बाहर निकालने में वर्क डन mgh होगा, लेकिन स्ट्रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ था, h/2 पर था, तो इसके लिए वर्क डन क्या हो गया, स्मॉल mg h/2, तो आपके पास gh कॉमन आ जाएगा, m प्लस स्मॉल m/2, थर्ड आंसर आ जाएगा। 52 हमने कल कर लिया था, 53 भी हमने कर लिया था। 54 में देखिए पावर दे रखी है आपको, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पूछा है। पावर को आप क्या लिखते हैं, dw बाई dt इक्वल टू क्या होगा आपके पास, 3t² बाई 2 है, तो dw आपके पास कितना हो गया, 3/2 t² dt। जब आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो उस केस में आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, 0 से 2 तक करेंगे तो उस केस में आपके पास वर्क आ जाएगा, वर्क इक्वल टू 3/2 t³ 3 था, तो 2 की क्यूब बाई 3, तो ये आ गया 4। अब आपको पता है वर्क डन क्या होगा, वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, तो 1/2 mv² इक्वल टू 4, m2 था तो v की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। 55 मैंने आपको करवा दिया था। 56 देखिए, फिगर शो एट द वर्टिकल सेक्शन ऑफ ए फ्रिक्शनलेस सरफेस ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज रिलीज्ड फ्रॉम ए पोजीशन ए, इट्स काइनेटिक एनर्जी एट सी। देखो ए और सी के बीच का डिफरेंस देख लीजिए क्या है, 7 मीटर है। इनिशियल और फाइनल देखेंगे तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, वर्क डन यहाँ सिर्फ ग्रेविटी का होगा और वो कितना होगा, mgh होगा, तो m आपके पास 2 है, g आपके पास 10 है, h आपके पास 7 है, 140 आ जाएगी। 57 के अंदर आपको वर्क डन पूछा है, वर्क डन का मतलब आपने एरिया निकाल लेना है, सिंपली रिजल्ट आ जाएगा। 58 में आपको 2 बॉडी का मासेस दिया है इन रेशियो 1:4, काइनेटिक एनर्जी 4:1 में दिया है, तो उस केस में उनका रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होगा, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p² बाई 2m हो, तो p इक्वल टू √2mk हो गया। अब m1 बाई m2 उतना ही है जितना उल्टा है किसका, k1 बाई k2 का, तो उनका प्रोडक्ट 1 आ जाएगा। ए पार्टिकल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन विद ए रिटार्डिंग फोर्स टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, इट्स लॉस इन काइनेटिक एनर्जी फॉर एनी डिस्प्लेसमेंट x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। देखो आपको उसने दिया है कि रिटार्डेशन क्या है, a इक्वल टू -x है, मैंने -x ही ले लिया, आप cx ले लीजिए। आप इसको क्या लिखते हैं, v dv बाई dx, तो -cx dx होगा। जब आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं
तो 0 से x तक ये v1 से v2 तक करेंगे तो आपके पास v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब आप इसको m से प्रोडक्ट करेंगे तो ये m आ जाएगा। ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 60 नंबर क्वेश्चन। A particle of mass 100 gram is thrown vertically upward with a speed 5 meter per second. The work done by the force of gravity during the time a particle goes up. 100 ग्राम है, ऊपर कहाँ तक जाएगा, h इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए। वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 माइनस 1/2। 100 ग्राम का मतलब 10⁻³ और 5 का मतलब 25। तो उस केस में आपके पास क्या आ गया, 2.5/2, तो आप लिख सकते हैं -1.25 हो जाएगी। द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय ए मास m ट्रैवलिंग ए सर्टेन डिस्टेंस d स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। देखो काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है, कांस्टेंट फोर्स के अंडर कर रहा है, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। रेस्ट से बॉडी स्टार्ट होगी तो आप लिख सकते हैं k फाइनल माइनस 0 इक्वल टू ये कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी मास पर डिपेंड नहीं करेगी। 62 देखिए, ए कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट टू ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, लेट द एनर्जी स्पेंड बी ई। इफ वी एक्सेलरेट द कार फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड, द एनर्जी स्पेंड विल बी। देखो 10 के लिए क्या था, 1/2 m 10 स्क्वायर, और उसके लिए क्या था, जब 20 से 10 था तो 20 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। कंपेयर करेंगे तो आपके पास 3e आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 63 नंबर क्वेश्चन। इट इज वेल नोन दैट ए रेन ड्रॉप फॉल अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ए डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स एंड अपोजिट रेजिस्टिव फोर्स। द लेटर इज नोन टू बी प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द ड्रॉप बट इट इज अदरवाइज undetermined. Consider drop of mass 1 gram falling from a height 1 kilometer. It hit the ground with a speed of 50 meter per second. What is the work done by gravitational force? mgh होता है। ओके, m की वैल्यू रख देना 10⁻³ और वो 10⁻³ g की 10 दी है, 10 जूल आ जाएगा। ओके, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, आपको मैंने बताया था वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है 1/2 mv स्क्वायर से, और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है -mgh से। तो आपके पास 1/2 mv स्क्वायर निकाल लें, क्या है 1/2 m कितना है आपके पास 1 ग्राम है, और वेलोसिटी कितनी है आपके पास 50 है, और माइनस आपने mgh अभी निकाला था 10 है, ये आपके पास इतना आ गया। तो ये आपके पास 1.25 माइनस 10 इक्वल टू 8.75 नेगेटिव आ जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखिए 64 आज के लिए। ए साइक्लिस्ट कम टू स्कीडिंग स्टॉप इन 10 मीटर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड इज 200 न्यूटन एंड डायरेक्टली अपोजिट टू द मोशन। हाउ मच वर्क डन डज द रोड डू ऑन द साइकिल। देखो 200 न्यूटन है, अपोजिट है तो नेगेटिव हो जाएगा, और कितना होगा -2000 जूल हो जाएगा। ओके, थैंक यू। आज हम इतना ही करेंगे, अगली शीट हम अगले लेक्चर में कल करेंगे। ओके।